स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यही समय है, सही समय है। G20 भी हो रहा है, चुनाव भी हो रहा है कुछ समय के बाद। आपको लगता है कि बिल्कुल सही समय है आपकी पार्टी के लिए और आपकी सरकार के लिए? देश के लिए सही समय है। आज हम एक इतिहास के ऐसे मोड़ पर हैं जब हम एक राष्ट्र के नाते संकल्प ले सकते हैं कि आगे जो मार्ग तराशना है वो मार्ग कैसा होगा। मुझे लगता है कि आज हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था और स्थिति ऐसी है कि चाहे वो देश के प्रधान सेवक हों या देश का एक सामान्य नागरिक, दोनों में एक बात की सहमति है कि हिंदुस्तान में एक काबिलियत है कि अब नव भारत के निर्माण के साथ साथ वो वैश्विक स्तर पर कुछ नई बुलंदियों को, कुछ नए सफलता के शिखरों को पा सकते हैं। नागरिक और प्रधान सेवक के बीच का ये समन्वय अनोखा है भारत के लिए। ये तब समन्वय जागृत हुआ है जब हम कोविड जैसी विषम परिस्थिति से जूझ चुके हैं। ये तब समन्वय जागृत हुआ है जब मुश्किलों को पार करके हम समाधान स्वयं ला सकते हैं, ये अपने आप को भी परख चुके हैं। इस परख के बाद स्वाभाविक है कि आज का ये नागरिक कहे कि जो आगे का भारत मैं देखता हूँ या देखती हूँ, वो भारत न सिर्फ मेरे लिए कैसा हो बल्कि मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए कैसा हो। तो उस नागरिक की दृष्टि से तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है। अभी हाल ही में आप गांधीनगर गई थी और G20 का वहाँ महिलाओं का आपने एक सम्मेलन किया था, एम्पावर उसका नाम आपने रखा था। और एक बहुत हमने देखा कि G20 में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इस बार, उसको खास तौर पर एक एजेंडा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जगह उसमें मिली है, एम्पावर, टेक इक्वलिटी को लेकर और महत्वपूर्ण विषयों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर। तो आपको क्या ब्रीफ था इसके बारे में? सुधीर जी, आज से पहले जब भी G20 की पृष्ठभूमि में महिलाओं के ऊपर चिंतन होता तो वो मार्जिन्स पे होता। महिला के ऊपर चिंतन अब मेन स्ट्रीम हो चुका है और मार्जिन्स पे होता तो सिविल सोसाइटी W20 के माध्यम से, अलग अलग NGOs के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करते और वो जनप्रतिनिधियों के साथ सिविल सोसाइटी की चर्चा फिर प्रमुख नेताओं के सम्मुख प्रस्तुत की जाती। ये भी होता कि आप जिसको एम्पावर कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और नेता, इन तीनों के बीच का समन्वय है जो फिर चर्चाओं के बाद मेन टेबल पर आता। भारत की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहली बार G20 के इतिहास में महिला विषय को मेन स्ट्रीम करके उसको मेन एजेंडे का मुद्दा बना दिया और महिला को बेनिफिशियरी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं किया। मुझे इस बात का गर्व है हिंदुस्तानी होने के नाते कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के समूह को बोला कि अगर आप अपने राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूर्ति करना चाहते हैं, तो महिला को बेनिफिशियरी की दृष्टि से नहीं बल्कि महिला सशक्त है और उसके आधार पर आपकी आर्थिक वृद्धि या आपका आर्थिक सशक्तिकरण संभव है, इस दृष्टिकोण से महिला को देखें। तो अब तक G20 के मेरे अनुभव में सभी राष्ट्रों ने इस बात का हर्षोल्लास से स्वागत किया और विशेषतः G20 की महिला नेताओं ने कि पहली बार हमको मार्जिन से भारत ने मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना दिया है। दूसरी बात, जब महिला के बारे में चर्चा होती थी तो ग्रामीण अंचल की महिला की चर्चा कभी भी G20 में नहीं होती थी। हमने पहली बार ग्रामीण महिलाओं को भी G20 का हिस्सा बनाया। जब महिला के आर्थिक उत्थान की बात होती थी तो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, जो छोटा व्यवसाय करती है, रेडी पटरी पे काम करती है, उस महिला की गिनती तक नहीं होती थी। हमने पहली बार उस महिला को G20 की चर्चा का एक अभिन्न अंग बना दिया। ये भारत ने किया है। और मुझे आज भी, आप क्योंकि गांधीनगर का उल्लेख कर रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व हुआ कि जब G20 समूह के सम्मुख भारत की कौन सी महिला प्रतिनिधियां बोलेंगी तो मंत्री के नाते जिन महिलाओं ने मार्स मिशन का नेतृत्व किया वो बोली। चंद्रायन मिशन में जो महिला साइंटिस्ट अपना योगदान दे रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, वो बोली। गुजरात में गीर में जो लायन टेमर्स हैं महिलाएं,
जो वहाँ कार्यरत हैं वो बोली, सिद्धि समाज से जिनको अपना पद्म पुरस्कार मिला है गुजराती में बोली, लेकिन वो ट्राइबल ग्रामीण अंचल की महिला G20 के समूह के सम्मुख बोली। क्वांटम फिजिक्स में हिंदुस्तान की जो महिला यहाँ पर बहुत ही प्रख्यात रूप से काम कर रही हैं वो बोली। मैथमेटिशियन जो पद्म पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित है वो बोली। तो हम जो हिंदुस्तान की महिला की छवि थी G20 के समूह के सम्मुख, उस छवि को भी एक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तित कर सके कि हिंदुस्तान की महिला सिर्फ वो अबला नारी नहीं है जिसके बारे में शायद आप चर्चा करते थे, ये इसरो की लीड साइंटिस्ट भी है, ये साथ साथ क्वांटम फिजिक्स का जानकारी भी रखती हैं, ये इंडस्ट्री लीडर भी हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला भी है और एक माँ भी है। तो महिला के अभिन्न जो अंग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हैं, या उनका योगदान जो है वो भारत की ओर से G20 समूह में मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान है। आपको मोदी सरकार में कैबिनेट में अब लगभग 9 वर्ष हो गए हैं और जी। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, इसका ट्रू रिफ्लेक्शन आपको कैबिनेट में एक महिला मंत्री होने के नाते, देखिए कैबिनेट में महिला मंत्री तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले एक शायद एक जैसे एक कोटा सिस्टम के तहत बना दे कि ठीक है इतनी महिलाओं को बनाना है, ये सब करके। आपका अपना अनुभव इस कैबिनेट में कितना अलग रहा? देखिए, मैं ये मानती हूँ सुधीर जी कि एक महिला के राजनीतिक अस्तित्व को क्या हम तभी सम्मान देंगे अगर वो कैबिनेट का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी जी का महिला और राजनीति के संदर्भ में एक और बड़ा योगदान ये है कि हमारे देश में ये सोच ही नहीं थी कि महिला के नेतृत्व में विकास हो सकता है। एक पैराडाइम शिफ्ट है और महिला के नेतृत्व में विकास होने की आधारशिला क्या थी? हमारे देश में कभी भी किसी औरत ने किसी नेता से नहीं कहा मेरे लिए टॉयलेट बना दो, लेकिन हम साल 2005-06 में पूर्व की सरकारें जानती थी कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का शारीरिक शोषण डबल हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। महिलाओं ने कभी जाकर किसी भी राजनेता से अपेक्षा नहीं की थी कि आप प्लीज़ मुझे 1 रुपये का सैनिटरी पैड दिला दो। ये चर्चा का विषय ही नहीं था हमारे देश की राजनीति में कभी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक रहते हुए लाल किले की प्राचीर से डंके की चोट पे इसलिए कहा ताकि महिला संबंधी ये विषय जो उसके जीवन से संबंधित हैं, उसके सम्मान से संबंधित हैं, उसके रोज़मर्रा की दरकार से संबंधित हैं, इससे किसी भी राजनेता को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो आप महिला के राजनीतिक अस्तित्व को कैबिनेट तक सीमित कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आज नहीं, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपका निजी अनुभव जानना चाहता था कि ये 9 वर्ष में आपका अपना निजी अनुभव कैसा रहा देखिए, मैंने कैबिनेट इन 9 वर्षों में शिक्षा में योगदान दिया, मैंने टेक्सटाइल्स में योगदान दिया। मैं कोविड का अपना अनुभव बताती हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमारे देश में फरवरी का जब माह था, मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, फरवरी के माह तक हमें पता था कि कोविड की विषम परिस्थिति पूरे विश्व को ग्रस्त कर लेगी और सप्लाई चेन्स पूरे विश्व में बंद हो रहे हैं। उस वक्त फरवरी के लास्ट दिन WHO ने अपने स्टैंडर्ड्स निकाले जिसके आधार पे PPE किट्स बन सकते हैं। तब तक हिंदुस्तान के पास ना रॉ मटेरियल था, हिंदुस्तान के स्वतंत्र इतिहास में ना हमारे पास मशीन थी, ना हमारे पास वो टेक्निकल सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग थी कि PPE सूट कैसे बनेगा। फरवरी के लास्ट दिन आपकी गाइडलाइंस आती हैं और मार्च के पहले दिन सब बंद हो जाता है। मैं तब मंत्री थी। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश था कि स्वतः क्या हिंदुस्तान ये कर सकता है। मैं सबसे कम उम्र की मंत्री हूँ। हमने कहा कर सकता है हिंदुस्तान। मार्च में एक भी कंपनी नहीं थी हिंदुस्तान में, जून तक 1100 कंपनीज बन गई, सरकार की सब्सिडी का 1 रुपया नहीं गया। हमने अपनी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टेक्सटाइल में उसको टर्न अराउंड किया। ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि देश के प्रधान सेवक को एक महिला मंत्री की काबिलियत और अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की काबिलियत पर भरोसा है। एंड वी डिड इट व्हेन ऑल सप्लाई चेन्स वर शट। और हम वो देश जो कुछ नहीं बनाता था मार्च तक, हम जून तक विश्व के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बन गए।
अगर आप फरवरी का महीना देखें तो लगभग 2000 रुपए का एक पीपीई किट हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम लोग मई तक 175 रुपए का पीपीई किट बनाने लगे और हमने एक भी स्टैंडर्ड को WHO के डाइल्यूट नहीं किया। मतलब हमने क्वालिटी स्टैंडर्डाइज प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया, अल्प समय में बनाया, विषम परिस्थिति में बनाया और कम पैसे खर्चे किए और सरकार की तिजोरी से 1 रुपए का सब्सिडी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की काबिलियत के आधार पर।